हेलो बच्चों। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये जो है क्लासेस के लिए, ये क्लासेस जो हैं आपके लिए फिर से रिकॉर्ड की जा रही हैं। और इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम लोग को थोड़ी तबीयत ख़राब है आज, जैसे कोल्ड वगैरह हुआ है और बुखार भी है, फीवर भी है, बट इट्स ओके। तो थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट होगी आज, बट आप थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो और हम लोग कंटिन्यू क्लासेस करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ जो बात है, मेन बात यह है कि जो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो, तब उनके रिक्त स्थान की राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भाई मुख्य न्यायाधीश करेगा। ये मैंने आपको पहले बता रखा था, पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। देखो बच्चों, जो बच्चा रेगुलर हार्ड वर्क कर रहा है, अंतिम रूप से वही सिलेक्ट होता है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट होगा, राइट? तो आप कोशिश ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, राइट? जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा ये। तो बेटा हम लोग कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस का बेनिफिट हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी भी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? मतलब आपको पता है कि अगर कोई इमरजेंसी में राष्ट्रपति को कोई पैसा खर्च करना हो, या लगता है कि राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, तो वो आकस्मिक निधि से फंड दे सकता है, राइट? आकस्मिक निधि का मतलब होता है कंटिंजेंसी फंड होता है। और कंटिंजेंसी फंड से निकले हुए पैसे से जो जो पैसा निकलता है, वो राष्ट्रपति उससे खर्च करने के लिए आदेश दे सकता है। उस पैसे को यूज कर सकते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? देखो, जो घोषणा होती है, वो घोषणा होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन इसके लिए जो है मंत्रिपरिषद का लिखित सलाह जरूरी है। और जब भी कभी राष्ट्रपति घोषणा करता है इमरजेंसी की, तो उस इमरजेंसी को लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 1 महीने के भीतर सहमति मिल जाना आवश्यक है। मान लीजिए अगर इनकेस लोकसभा फंक्शन में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में राज्यसभा के द्वारा उस बिल को पास कराया जाएगा, मतलब उस प्रस्ताव को पास कराया जाएगा, और देश में इमरजेंसी जैसे हालात को जारी रखा जाएगा। लेकिन मान लीजिए जैसे ही लोकसभा फंक्शन में आएगी, तो लोकसभा को उस पर अपनी 1 महीने के भीतर अपनी सहमति देना उसके लिए अनिवार्य हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति हैं, देश के प्रमुख हैं क्या? देश और सरकार के प्रमुख हैं क्या? सरकार का प्रमुख है क्या? संसद के प्रमुख है क्या? नहीं, आंसर होगा आपके देश के प्रमुख हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। और जो मैंने पहले भी बताया है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, और मैं आपको पहले भी बताया है कि जो सरकार का प्रमुख होता है, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यहाँ से आगे बढ़िए, तो अगर क्वेश्चन देखा जाए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो केवल संसद हटा सकती है। वो भी सिर्फ एक कंडीशन है कि जब राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान का उल्लंघन करेगा, तो संसद जो है बहुमत के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा प्रस्ताव पारित करके और राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देगी। तो आंसर क्या होगा इसमें? संसद होगा। राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो आंसर होगा संसद हटा सकती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल का बंदा होना चाहिए। 30 साल से कम की उम्र की अवस्था में कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता या उसकी उम्मीदवारी नहीं कर सकता। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर निम्न किस समय सीमा में कार्य संपादन न करे? 14 दिनों का समय होता है बच्चों। अगर लोकसभा से धन विधेयक राज्यसभा में चला गया है, तो 14 दिनों के अंदर वो वहां से पारित हो जाना चाहिए। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि वहां से धन विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। तो धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें कि संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? तो जो संघीय संसद है, यानी कि जो लोकसभा है, उसकी संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? तो देखो बच्चों, जो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, एक्चुअली राष्ट्रपति बुलाता है। और संविधान के आर्टिकल 108 में ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति है, वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
लेकिन जो संयुक्त बैठक होती है वो कब होती है? जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रीय हित का विषय है और ये प्रस्ताव लोकसभा से बिल पारित हो गया, राज्यसभा में पेंडिंग है। अगर राज्यसभा में पेंडिंग है तो राज्यसभा उस बिल को, उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर रही है और 6 महीने से अधिक का समय हो गया है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को लोकसभा में बुला करके जॉइंट सेटिंग कराएगा और जॉइंट सेटिंग में बहुत संभावना होती है कि वो बिल पास कर लिया जाएगा। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। आंसर क्या होगा इसमें? डी। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो देखो बच्चों, ये जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसको ये अधिकार होता है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है और भारत के महान्यायवादी का ये अधिकार है कि वो भारत के जो सदन है, हमारे लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों ही सदनों में किसी में भी बैठ करके वह वहाँ पर अपने मत को रख सकता है, किसी मुद्दे पर डिबेट कर सकता है। लेकिन महान्यायवादी को लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। वो दोनों सदनों में बैठ सकता है, बातचीत कर सकता है, बातचीत में हिस्सा ले सकता है, वह प्रश्न पूछ सकता है, आंसर दे सकता है, लेकिन कभी भी जो महान्यायवादी होगा वो क्या करेगा? मतदान नहीं कर सकता लोकसभा के अंदर या सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन में नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये केवल लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। केवल लोकसभा के स्पीकर को ये अधिकार है कि वो ये तय करेगा कि कोई भी जो विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं है। केवल लोकसभा का स्पीकर तय करता है। और जो धन विधेयक होता है बच्चों, वो संविधान के आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। और जो धन विधेयक 110 में दिया हुआ है और इसके अलावा जो वित्त विधेयक है वो संविधान के आर्टिकल 117 में दिया गया है। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? किसके विधेयक? तो देखो बच्चों, जो सामान्य विधेयक होता है, निजी सदस्य का विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक। तो ये आंसर डी इसमें जो होगा, ये अप्रोप्रिएट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों 5 वर्ष के लिए। इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। लोकसभा में कोई धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो देखो बच्चों, धन विधेयक को बिना राष्ट्रपति की सहमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है और बिना राष्ट्रपति की सहमति के धन विधेयक को नहीं रखा जा सकता है। यही कारण है कि जब भी कभी धन विधेयक राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है, यानी कि उसकी सहमति के लिए जाता है, तो वह उस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वह इसके अलावा वो बिल को लौटा भी नहीं सकता है। मतलब अगर धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में गया है, तो वहां से पारित हो गया है, तो और अगर वह राष्ट्रपति के विचार के लिए गया है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये अंतिम रूप से अनुमोदन करता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा किसने दिए हैं? उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। ओ सॉरी, ये पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री का आंसर होगा बेटा गुजरात। गुजरात ने दिए हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है? तो इसमें आंसर जो होगा बच्चा, वो होगा आपका भारत का अटॉर्नी जनरल। कौन होगा बच्चा इसमें? भारत का अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? राज्यसभा को तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में। देखो, 2 आर्टिकल ऐसे हैं जहां पर एक तो आर्टिकल 249 और जो दूसरा आर्टिकल है 312, ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जहां पर राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में ज़्यादा अधिकार प्राप्त होता है। तो आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है और ये जो आर्टिकल 249 है, ये अगर राज्य सूची का कोई विषय है और उसको हम केंद्र सूची में डालते हैं या संवर्धित सूची में डालते हैं, तो इसके लिए प्रस्ताव राज्यसभा में ही पहले रखा जाएगा। इस चीज को ये आर्टिकल देता है, बल देता है, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर हम यहां से आगे बढ़ें तो देखिए जरा, जब न तो अध्यक्ष न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तो लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई सदस्य क्या ये कर सकता है? अच्छा, इसके अलावा देखिए और क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन दे रहा है आपका कि उस समय उपस्थित सांसदों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में कोई सदस्य, उपस्थित वयोवृद्ध सदस्य। तो आंसर जो होगा बच्चा इसमें क्या होगा? उपस्थित वयोवृद्ध सदस्य, यानी कि जो वरिष्ठतम सदस्य है वो मतदान करेगा।
अब अगर हम आगे देखें, भारतीय संसद में शामिल है, तो बच्चों संसद में एक तो लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 3 लोग शामिल होते हैं जिनको मिला के हमारी संसद बनती है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की तो ये कितनी हो सकती है? 312, यानी कि 312 मेंबर को जो है, सॉरी 238 मेंबर को जो है वो राज्यसभा में निर्वाचन मिलता है। बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, राइट। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो बच्चों राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग जो है वो संविधान के आर्टिकल 284, वित्त आयोग 284, संभवतः बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बट अभी इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। तो संविधान का आर्टिकल 284 ही है संभवतः जिसमें वित्त आयोग की बात की गई है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो मैंने भी आपसे पहले भी चर्चा की है इस बात पे। कब बुलाया जाता है? जब देखो इसमें सिंपल सी बात यह है कि केवल राष्ट्रीय आपात की स्थिति में नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, तो बी और सी इसमें दोनों आंसर आपके सही होंगे। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों कर सकती है? सामान्य बहुमत के द्वारा। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको इसको अभी कंफर्म कर दूंगा क्लास के अंदर, राइट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट पे रखते हैं, चेक कर लेंगे इसको। संसद सदस्यों को देय वेतन भत्तों का निर्णय लिया जाता है। तो ये बच्चों संसद के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? देखो सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार होगा लोकसभा के अध्यक्ष के पास। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस अध्यक्ष पर दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस अध्यक्ष पर दिया गया है? ये क्वेश्चन लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन देखें राज्य की जनसंख्या के आधार पर किस आधार पर दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए प्रश्न, ये जो अध्यक्ष लिखा हुआ है इसको काट करके आप कर लेंगे किस आधार पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, किस आधार पर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किस आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। आप यहाँ से अगर आगे बढ़ोगे, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोनों सदनों के संकल्प द्वारा, विपक्षी नेता की सहमति से, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, कोई भी नहीं। तो इसमें होगा बेटा राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे तब। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल कब से शुरू माना जाता है? तो ये 1962 से माना जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कुछ किताबों में 1969 भी दिया हुआ है, 1969 भी दिया हुआ है, लेकिन ये सही आंसर नहीं बच्चों। सही आंसर क्या होगा? 1962। लेखानुदान का अर्थ है, लेखानुदान का अर्थ क्या है बच्चों? देखो लेखानुदान जो होता है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के संबंध की मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी राशि। जैसे मान लीजिए कि भाई संसद से अगर कोई बिल पास होता है, तो बिल पास होने के लिए बच्चों ये जरूरी है, सॉरी अगर कोई खर्चा है सरकार का तो उसके लिए वह बिल पास करवाएगा, लेकिन बिल पास करवाने तक जो भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है, जो खर्चों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं खर्चों को हम लोग किस में रखते हैं? लेखानुदान में रखते हैं, राइट। ये इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो बच्चों अब ये चेंज हो गया है, अब ये 550 हो सकती है लोकसभा की, और राज्यसभा की हो सकती है 250। ये 550 हो सकती है, ये 250 हो सकती है। यहाँ पर दो जो एंग्लो इंडियन थे इनके पद को समाप्त कर दिया गया है, और अब ये जो है ये नहीं रहेंगे। अब 250 किस में है? राज्यसभा में। तो 238 जो होते हैं वो राज्यों की विधानसभाओं से चुन करके आते हैं, लेकिन 12 लोगों को जो है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यसभा में क्या करे? नॉमिनेट कर दे। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया बच्चों। अगर हम आगे देखें, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए उसके पास कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 1/10। तो उसके पास कितने सदस्य होने चाहिए बच्चों? तो कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो प्रत्याशी होगा उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए बच्चों। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं,
उत्तर प्रदेश लोकसभा के किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा है बिहार और महाराष्ट्र का। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें? बिहार और महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन नंबर 338 तक पहुंच गए हम लोग। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें, जरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 339 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णय देने का अधिकार किसके पास है? संयुक्त अधिकार में तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है। ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया है इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ, सॉरी फॉर दैट। आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी आज। राज्यसभा के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में, तो भैया उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है बच्चा, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। और ये तय कौन करता है कि कितनी सीटें होंगी? इसके लिए एक कमिटी है, डेलिमिटेशन कमिटी, DELEMETATION, जो डेलिमिटेशन कमिटी है, COMMITTEE, ये तय करती है कि डेलिमिटेशन कमिटी तय करती है कि जो कुल मेंबर होंगे वह कितने होंगे। और किसी भी जो विधानसभा क्षेत्र होता है या जो राज्यसभा क्षेत्र होता है या जो संसदीय क्षेत्र होता है उसका निर्धारण भी यही करता है। और डेलिमिटेशन कमेटी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिसीमन आयोग। क्या बोलते हैं बच्चों? परिसीमन आयोग बोलते हैं, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, परिसीमन आयोग बोलते हैं इसको। अच्छा, अगला देखिए, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक, तो बच्चों हमेशा जो होता है राष्ट्रीय कोष का जो अभिरक्षक होता है वो कौन सा अंग है? तो विधानमंडल होता है बेटा, क्योंकि ये प्रस्ताव पारित करेगा तभी वहां से पैसा निकल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखो इसमें योजना आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों बोल सकते हैं? तो बेटा राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं, राज्यसभा के मनुष्य नहीं, राज्यसभा में सदन का नेता, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ये आंसर सही है। सॉरी गाइस, जरा 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं अभी टॉवल देख लूं जरा। मैं जरा अपनी टॉवल देख लेता हूं। तो वो सभी मंत्री जो कहाँ के हैं? जो राज्यसभा के हैं, और वो क्या है? मंत्री पद पर बने हुए हैं, राइट? वो राज्यसभा के सदस्य लेकिन मंत्री पद पर बने। तो आंसर क्या होगा इसमें? डी होगा। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो बच्चा इसमें भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, महान्यायवादी। और ये आर्टिकल कौन सा बच्चों? ये आर्टिकल 76। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये सर्वोच्च निकाय है। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन? तो केंद्रीय सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है वो गृह सचिव होता है बच्चों। कौन होता है ये? गृह सचिव होता है। इसमें आंसर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है, और ये आर्टिकल 76 में ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे देखें तो 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी थी? बच्चों ये पुराना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिलीट मार दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ से आगे बढ़ जाओ। भारत का योजना आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो आप क्या कह सकते हो? एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र, एक संवैधानिक निकाय नहीं, एक असंवैधानिक निकाय है। लेकिन असंवैधानिक कहना कहीं से भी सही नहीं है, इसके लिए टर्म आता है गैर संवैधानिक। असंवैधानिक गलत लिखा हुआ है। एक कैसा निकाय है बच्चों? ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय। आप देखेंगे तो ऐसे इसको लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो सदन का विघटन, सदन का विघटन जो है ये एक साधन नहीं है। सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, मत देने का अधिकार रखता है? तो बच्चों इसमें कौन हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी होगा बच्चों, डी। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से, और उसमें कुल कितने मेंबर होते हैं बच्चों? 30।
और 30 के 30 कहाँ से आते हैं? केवल लोकसभा से आते हैं। ये भारतीय संसद में सबसे बड़ी स्थायी समिति है। सबसे बड़ी कौन समिति बच्चों? ये एक स्थायी समिति है सबसे बड़ी, राइट। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े, आप एक क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। आंसर क्या होगा इसमें बच्चों? इसमें आंसर होगा बी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा होती है उसे क्या कहते हैं? किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का विलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद की सहमति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं हो सकता है। अगर आप यहां से आगे बढ़ोगे तो लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो भैया जब वह कुल निर्धारित मतों से जो वैध मत हैं, यदि वह उसका 1/6 प्राप्त करने में सक्षम है तो उसके क्या होंगे? उसके धनराशि को जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। आंसर क्या होगा? 1/6। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो बच्चों 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। यहां से आगे बढ़िए, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो योजना आयोग को जो है नहीं किया गया है। हमारे संविधान के आर्थिक आयोजन शामिल हैं, ये समवर्ती सूची में शामिल होगा, यानी कि केंद्र राज्य दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए बच्चों। आप यहां से आगे बढ़ो, संघ की संसद में शामिल है, संघ की संसद में शामिल है, तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये शामिल हैं, यानी कि राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। उन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं बच्चों। हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, राइट। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? बेटा इसमें जो है तीन वाचन होंगे आपके। आंसर क्या होगा इसके अंदर? बी। आगे देखिए, अगर हम बढ़े तो वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ किया था? तो संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ किया था, तो ये कौन थे बच्चों? मोरारजी देसाई। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक के द्वारा करती है? तो बच्चों वित्त विधेयक के द्वारा करती है, राइट। आंसर होगा सी। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम बेटा 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिक नहीं हो सकता है, 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है, मतलब कम से अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से। कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित होता है, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित होता है, राइट। सॉरी, ये गलत आंसर बोल दिया मैंने। उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, वो फोन आ गया था, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत होता है। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है, ठीक है बच्चों। किसी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो जनता दल ने बेटा दिया है। इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, जनता दल ने दिया है। भारत में वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो तीनों ही जो हैं ये वित्तीय समितियां हैं, तो आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, मतलब बीच में ही चुनाव करा लिए गए थे। तो बच्चों 1967 62 में तो नहीं हुआ था, 1971 वर्ल्ड वॉर, 1977 1971। आंसर क्या होगा इसके अंदर? बी। आंसर क्या होगा बच्चों इसके अंदर? 1971 में चुनाव हुए थे। लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कहते हैं, इसको बोलते हैं निर्णायक मत बोलते हैं। इसको हम लोग कास्टिंग वोट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं बच्चों? CASTING। इसको कास्टिंग वोट कहते हैं, और कास्टिंग वोट को हिंदी में कहते हैं निर्णायक मत। भारत के
भारत के राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा बच्चों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? केंद्रीय सांगठन संघ के द्वारा। अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बिजी करो, आप लोग चैनल को आगे बढ़ाओ, चैनल को सपोर्ट करो, ताकि मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और मैं लगातार आपको मैं क्लासेस देता रहूँ। देखो, ये कोई मैडम की क्लास नहीं है, यहाँ पे छमियागिरी नहीं होती है, चुपचाप पढ़ाई की बात होती है, चुपचाप पढ़ेंगे हम लोग। जो सिंसियरली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बेस्ट हूँ, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो भाई उनके लिए मैं सही टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत दबा के। ठीक गाइस, बढ़िया लगता है तो शेयर करो। और ये जितनी वीडियो है पूरी पूरी कंप्लीट कल क्लास से पूछूंगा, हर एक बच्चे को सारे आंसर बिल्कुल याद होने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, और आपको इसी के साथ साथ नमस्कार, जय श्री राम। थैंक यू सो मच गाइस।